हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 16 जुलाई 2025। 16 जुलाई 2025 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस हमने एनालिसिस कर रखा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट का ये रिवीजन रहेगा। मैंने आप लोगों को एक दिन पहले बताया था एफजीडी इंस्टॉलेशन के बारे में, एफजीडी यूनिट्स के बारे में। इंडिया ने थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कुछ नए पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया है जुलाई 2025 में, जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया है एफजीडी इंस्टॉलेशन के लिए। ओके, लगभग 78% जो इंडस्ट्रीज है उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। नए कैटेगरीज में इनको इंट्रोड्यूस किया गया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। ए, बी, सी। ए में कौन सी कंट्री, यहाँ पे जो स्टेट्स रहेंगे जो नेशनल कैपिटल रीजन्स हो गए, जहाँ पे बहुत मेजर पॉल्यूशन एरिया है, मेजर पॉल्यूटेड एरियाज है, वहाँ पे पॉपुलेशन आबादी बहुत ज़्यादा है, उनको यहाँ पे मैंडेटरी किया है कि वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें यहाँ पे एफजीडीज क्या करना है, स्टैब्लिश करना है बाई दिसंबर 2027। कैटेगरी बी में अराउंड 11% नियर क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज, नॉन अटेनमेंट सिटीज़, ये यहाँ पे एफजीडी इंस्टॉल करेंगे तब जब एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का डिसीजन आएगा कि हाँ यहाँ पे एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, बाकी कैटेगरी सी में वैसे इंडस्ट्रीज हैं जिनको यहाँ पे एफजीडी इंस्टॉलेशन के लिए मना किया गया है। एफजीडी यूनिट्स का काम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन को कम करता है फ्रॉम कोल पावर प्लांट्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को कल के या परसों के वीडियो में बताया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज तालिस्मान साबरे। तालिस्मान साबरे मैंने बताया था, ये एक्सरसाइज है, इसको लिख लीजिएगा, तालिस्मान साबरे। ओके, ये एक्चुअली 2015 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, इट वाज स्टार्टेड इन 2015 बाय ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया और ये 2025 का वर्जन है, अब तक का सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स वॉर फाइटिंग एक्सरसाइज है जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 13 जुलाई, लिख लीजिएगा, 13 जुलाई 2025 से स्टार्ट हुआ है, जिसमें लगभग 35,000 पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम 19 नेशन। ठीक है, तो ये अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इट डेमोन्स्ट्रेट द ऑपरेशनल रेडीनेस एंड इंटरऑपरेबिलिटी अमंग्स द पार्टनर फोर्स। ठीक है, तो अमंग्स द मेंबर जो नेशन है, 19 नेशन के बीच में ये ऑपरेशनल रेडीनेस और इंटरऑपरेबिलिटी जैसी चीज़ों को शो करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन दैट इज इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इनिशिएट किया है एक कैंपेन। ठीक है, एक कैंपेन को इनिशिएट किया है जिसका मतलब क्या है, जिसका मेन मकसद है कि जो आप पॉपुलर स्नैक्स, ठीक है, पॉपुलर जो स्नैक्स हैं जो आप कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस में, उसमें कितना न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं, कितना न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है, उस चीज़ को ये रिवील करेंगे। ठीक है, मेन मकसद क्या है इस कैंपेन का, इस इनिशिएटिव का, ताकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके अंदर शुगर कितना हिडन है, ऑयल कितना हिडन है, ट्रांस फैट कितना हिडन है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, मैंने आप लोगों को NAS के बारे में बताया था, NAS। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी ये यहाँ पे नेशन वाइड असेसमेंट जो है, सर्वे कंडक्ट किया गया है। हर 3 साल के बाद ये सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और हिमाचल प्रदेश ने इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अपना जो पोजीशन है वो 5 पे लेके आए हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ कि देखिए, इसके अंदर जो लर्निंग आउटकम्स है उसको यहाँ पे मेजर किया जाता है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में। ठीक है, क्लास 3, 5th, 8th और 10th को ये कवर करता है। और कोर सब्जेक्ट्स इसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो आपके हो जाएंगे मैथमेटिक्स, साइंस और लैंग्वेज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड रिवीजन दैट इज इसरो ने यहाँ पे देखिए की माइलस्टोन अचीव किया है रिगार्डिंग इट्स गगनयान प्रोग्राम बाय सक्सेसफुली कंडक्टिंग 2 हॉट टेस्ट ऑन द सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को लिखना है, इंपॉर्टेंट है। एयर इंडिया का जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है, उसने अपनी रिपोर्ट, प्रीलिमिनरी जो रिपोर्ट है ये क्रैश के रिगार्डिंग पब्लिश किया था। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि अब तक यहाँ पे कोई भी फाइनल रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुआ है।
प्रीलिमिनरी जो रिपोर्ट है इसने अभी तक बताया है कि यहाँ पे जो स्विच है उसको कट ऑफ की तरफ चेंज किया गया, जो फ्यूल स्विच है वो रन के तरफ से किसके तरफ चेंज किया गया, कट ऑफ की तरफ चेंज किया गया, विच लेड टू द शट ऑफ पावर। इंजन दोनों बंद हो गए, उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है ये क्रैश हमें यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट कुछ एनालिसिस थे जो हमने प्रीवियस कवर किए थे, तो इसके बारे में जानना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। मूविंग ऑन टू द न्यूज़पेपर, फर्स्ट पेज पे मूव करते हैं। सर्विस एक्सपोर्ट कट इंडिया ट्रेड डेफिसिट बाय 9.1% इन क्वार्टर 1 में आप देखेंगे कि सर्विस एक्सपोर्ट की वजह से इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है ये 9.4% के आसपास से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टू $20.3 बिलियन। तो इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये डाटा है। इंडियाज ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट कॉन्ट्रैक्टेड 9.4% टू $20.3 बिलियन इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ current financial year, driven by nearly 11% growth in service export during the period according to the official data। ठीक है, तो ये डाटा यहाँ पे रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ऑन ट्यूसडे, showed that India's overall export grew to $210.3 billion in the quarter of April to June quarters। ठीक है, तो अगेन इंपॉर्टेंट है, इस चीज को यहाँ पे लिख लीजिएगा, और यहाँ पे हमें 6% के आसपास का राइज देखने को मिला है। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं सेकंड पेज पे। डीयू का जो एडमिशन है ये स्टार्ट हो चुका है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन है ये स्टार्ट हो चुका है, और स्टार्ट होने का जो सेकंड फेज है उसमें आप देखेंगे 2.39 लाख जो एप्लीकेशन है वो रिसीव हुए हैं। ओके, और ये अब तक सबसे हाईएस्ट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज रिसीव्ड अ रिकॉर्ड ऑफ 2.3 lakh completed application in second phase of its undergraduate admission for the 2025-2026 academic session according to the data released by the varsity on Tuesday। ठीक है, तो अगेन ये डाटा रिलीज किया गया किसके द्वारा, वार्सिटी के द्वारा। ओके, 71,642 सीट्स है अक्रॉस 79 प्रोग्राम्स इन 69 कॉलेजेस। उसके ऊपर आप देखेंगे कि 2.39 जो लाख स्टूडेंट्स हैं इन्होंने अपने फॉर्म्स को सबमिट किया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, फोर्थ पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, तो फोर्थ पेज पे मैं आप लोगों को इस जो न्यूज़ से मैं आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स दे रहा था कि उड़ीसा के जो एक स्टूडेंट है उसने खुद को जला लिया था, और वो अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी। अभी उसकी यहाँ पे जो है डेथ हो गई है 2 days आफ्टर सेटिंग हरसेल्फ अबेज ओवर हरासमेंट बाय द टीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी पॉसिबल जो चीज़ें थी उस स्टूडेंट के लिए वो किया गया, बट शी कुड नॉट एबल टू सर्वाइव, और उसने अपना यहाँ पे दम छोड़ दिया इन द हॉस्पिटल। ठीक है, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोगों को लिखना है। और देखिए यहाँ पे चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने कहा है कि स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट एक्शन लिए जाएंगे अगेंस्ट द परपेट्रेटर हु फाउंड द गिल्टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड कंप्लेंट्स, बहुत सारे कंप्लेंट्स उसने यहाँ पे दिए, उस लड़की ने दिए, उसकी फैमिली की तरफ से दिए गए, बट यहाँ पे उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे देश में अक्सर हम देखते हैं कि मतलब चीज़ों को होने के बाद उसके ऊपर लॉज और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, पहले कुछ चीज़ें अगर कर ली जाएं तो मे बी वो सारी चीज़ें ना हो। ठीक है, तो ये मैंने बहुत सारे केसेस में ये सारी चीज़ें देखी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑफकोर्स देखिए लॉ आ जाएगा तो इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो नहीं होंगी। जो एक्सीडेंट्स इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से मासूम लोग जो अपनी जानें गंवाते हैं वो यहाँ पे नहीं होंगे, उस टाइप के केसेस हम यहाँ पे देखने नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब उस लड़की ने रजिस्टर किया था कंप्लेंट, उसके ऊपर अगर एक्शन ले लिया जाता तो मे बी शायद ये इंसिडेंट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। ओके, और मैं आप सभी को बता दूं टीचर को अरेस्ट कर लिया गया है, प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं। एडिटोरियल सेक्शन आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं, देयर इज नथिंग टू रीड ऑन द एडिटोरियल सेक्शन। मूविंग ऑन टू द ओपिनियन सेक्शन, यहाँ पे मोर टूरिस्ट बेड फ्यूअर होम्स कॉस्ट ऑफ ओवर टूरिज्म इन EU। तो यहाँ पे देखिए ओवर टूरिज्म के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया हुआ है, और मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे अनरेगुलेटेड जो टूरिज्म है उसकी वजह से मास अनरेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो ये पोस्टर है, एज यू कम आई हैव टू गो। ओके, तो इसका मतलब है कि जैसे आप आ रहे हो हमें यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा। ओके, आप यहाँ पे यूरोप में कंट्रीज़ को देखेंगे जैसे कि स्पेन, इटली, पुर्तगाल, इसमें टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा महत्व है। इनका जो मेन इकॉनमी है उसका मेन जो बेस है वो टूरिज़्म है। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत से लोग यहाँ पे ओवर टूरिज़्म हो जाता है, मतलब कि इतने लोग यहाँ पे आ जाते हैं और इतने लोग दूर दूर से आते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। यहाँ पे जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, जो वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ पे सही से नहीं रह पाते हैं ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन, क्योंकि टूरिज़्म जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे इन्फ्लेशन ऑफकोर्स ज़्यादा ही होगा। ओके, तो ये सारे आर्टिकल्स इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। 2022 में आप देखेंगे कि
ये जो है कोविड-19 के बाद ये जो सेक्टर है टूरिज्म का सेक्टर वापस से रिबाउंड किया। कोविड-19 में ये जो सेक्टर है सबसे ज़्यादा हिट किया था क्योंकि लोग इधर उधर नहीं जा रहे थे। उसके बाद आप देखेंगे 2022 में सेक्टर वॉज अगेन रिबाउंडेड रैपिडली। ओके, और इन जनरली इटली, पुर्तगाल और स्पेन टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स क्लोज टू 6% और मोर कंट्रीज दैन जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी का यहाँ पे जीडीपी का ये कितना मोर दैन 6% ये यहाँ पे टूरिज्म से लेकर आते हैं। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए इंडिया में टूरिज्म से कितना यहाँ पे मिलता है। जीडीपी का 2% हम टूरिज्म से कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ इन कंपेरिजन टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स ओनली 2% टू इंडियाज जीडीपी। ठीक है, तो इंडिया में टूरिज्म कितना कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीडीपी को, तो 2%। ठीक है, तो ये आप लोगों को डाटा लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सभी को बता दूं इसके अंदर कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी इन सिलेक्टेड यूरोपियन कंट्रीज आप देख सकते हैं। ओके, इटली में 5.7%, पुर्तगाल में 8.9%, स्पेन में 6.9%। तो ये कुछ डाटा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया और आपके इटली हो गया, इनमें टूरिज़्म एरियाज़ बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे पॉलिसीज़ भी हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो टूरिज़्म है इसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं वो यहाँ पे नहीं सही से रह पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देखेंगे फॉर रेसिडेंट इट हैज़ बिकम मोर एक्सपेंसिव टू लिव इन दीज सिटी दैन इट इज़ ईजियर फॉर द टूरिस्ट टू कम स्टे एंड स्टे देयर फॉर टेम्परेरी पर्पस। ठीक है, तो वहाँ के जो रेसिडेंट्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव होता जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाजमी है। आप इंडिया में भी देखे होंगे कि टूरिस्ट प्लेस पे जो चीज़ें हैं वो महंगी मिलती हैं। ठीक है, मैंने भी ये 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व की हैं और ये ऑफकोर्स वहाँ के रेसिडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा उसमें लॉस है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट tourists are more pronounced in Spain, Italy and Portugal, which together account for over 45% of all tourism related to accommodation in EU in 2023। 2023 में आप देखेंगे ओवर 45% के आसपास ये टूरिज्म रिलेटेड एकोमोडेशंस यहाँ पे देते हैं इन स्पेन, इटली एंड पुर्तगाल। और आप इसके डाटास यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे डाटास क्लियर कट बताया गया है कि कितना यहाँ पे नाइट लोग स्टे किए हैं। ओके, दीज 3 नेशन ऑल्सो होस्टेड 33% ऑफ ऑल होटल बेड्स इन EU। द वास्ट स्केल ऑफ टूरिस्ट एकोमोडेशन इन सदर्न यूरोप हाईलाइट्स हाउ डीपली द इकोनॉमी इज बीइंग सेव्ड अराउंड टूरिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो एकोमोडेशन डिटेल्स है ये यहाँ पे हाईलाइट करता है कि कैसे यहाँ पे जो इकोनॉमी है इनकी सेव की जा रही है अराउंड द टूरिस्ट। ओके, एज पर यूरोस्टैट इन 2022 टूरिस्ट स्पेंड नियरली 450 मिलियन नाइट्स इन इटली, 485 मिलियन नाइट्स इन स्पेन। मीनवाइल पुर्तगाल विच हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन एंड जस्ट ओवर 8,000 टूरिस्ट रिलेटेड एस्टैब्लिशमेंट हॉस्टेड नियरली 85 मिलियन ओवरनाइट। ठीक है, तो ये जो डाटा है इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा, आपको कहीं भी आंसर राइटिंग में मदद मिलेगा। अगर टूरिज्म के लेके कोई आर्टिकल आता है, टूरिज्म ऑफ इंडिया या फिर टूरिज्म ऑफ इन द वर्ल्ड को लेकर अगर कोई आर्टिकल आता है तो वहां पे इसको साइट करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ओके, द लेटेस्ट यूरोस्टैट रिपोर्ट शोज दैट मोस्ट टूरिस्ट स्पेंडिंग कम्स फ्रॉम ओवरनाइट विजिटर 93% इन इटली में 93%, 97% कहाँ पे पुर्तगाल में और 89% बेल्जियम में, एज अपोज टू जस्ट 30% इन लग्जमबर्ग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। मूव करते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में। हाउ इज ग्लोबल शिपिंग ट्राई टू डिकार्बनाइज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल शिपिंग जो है इज ऑन कस्ट टुवर्ड डिकार्बनाइजेशन बाय 2040 एंड 2050। ओके, नाउ दिस रिप्रेजेंट अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। ये इंडिया के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंट करता है। मर्चेंट शिप लार्जली यूज क्या करते हैं, वेरी लो सल्फर फ्यूल ऑयल, डीजल और मिथेल गैस को यूज करते हैं एज अ लिक्विड फॉर्म में, एज अ फ्यूल के तौर पे। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में स्टोर होता है और ये एज अ फ्यूल के तौर पे इसको यूज करते हैं। ओके, और देखिए वी आर मूविंग टुवर्ड ग्रीन अमोनिया, ग्रीन ई मेथानॉल, बायोफ्यूल की तरफ हम मूव कर रहे हैं। बाय 2040 आप देखेंगे कि शिपिंग्स वाली जैसी चीज़ों में भी यहाँ पे इन चीज़ों का यूज होगा। ओके, नाउ हाउ आर द ग्रीन फ्यूल प्रोड्यूस। ग्रीन हाइड्रोजन इज मेड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल पावर। रिन्यूएबल पावर का यूज करके यहाँ पे वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करके यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को लिख लीजिएगा कि व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है और ग्रीन हाइड्रोजन बनता कैसे है। ठीक है, तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है यूजिंग रिन्यूएबल पावर, उससे क्या बनता है, ग्रीन हाइड्रोजन बनता है। शिपिंग विल नॉट यूज हाइड्रोजन डायरेक्टली बिकॉज ऑफ इशू विद द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए शिपिंग में इसको डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इसका स्टोरेज को लेकर इशू आता है, साथ ही साथ इसका ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी इशू आता है, जो कि आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन क्या
क्या है, एक वॉलेटाइल फ्यूल है। ग्रीन अमोनिया मेड फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल, ठीक है। अभी इसमें अगर स्टेबिलिटी में बात करें तो एज पर कंपेयर टू हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया जो है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और ये किससे बनता है, ग्रीन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से ही बनता है। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो एनकरेजिंग ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन इन इंडिया सिंस इट कैन सब्सटीट्यूट LNG import in making fertilizer. Green methanol is made from green hydrogen and carbon dioxide obtained from the industrial sources, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो ग्रीन हाइड्रोजन है इट इज मेड फ्रॉम द ग्रीन मेथानॉल जो है इट इज मेड फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सोर्सेज। नाउ व्हाट आर द प्रेफर्ड फ्यूल, तो प्रेफर्ड फ्यूल कौन सा है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें सीपिंग हाउएवर इज जनरली कंजर्वेटिव इंडस्ट्री, ये एक जनरली अगर देखें आमतौर पे ये कंजर्वेटिव इंडस्ट्री है। न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इज रिलेटिवली स्लो, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो एडॉप्शन टेक्नोलॉजी है ये रिलेटिवली स्लो होगा। अमोनिया इंजन्स आर अ नोबेलिटी, so seeping is going first for green methanol which emits some 10% of carbon dioxide and later green ammonia which emits no ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो ग्रीन मेथानॉल की जो शिपिंग है उसकी वजह से लगभग 10% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड हमें देखने को मिलता है, बट लेटर इसमें ग्रीन अमोनिया की वजह से हमें यहाँ पे कोई भी ग्रीन हाउस गैस हमें देखने को नहीं मिलता है। ओके, हाउएवर अमोनिया यूज रिक्वायर एक्सटेंसिव प्रोसेस ऑन बोर्ड। अमोनिया का जो यूज़ है उसके अंदर उसको यूज़ करने के लिए बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एक स्टोरेज टैंक हो गया, ट्वीक टू द इंजन हो गया, इसको हैंडल करने के लिए कोई सिस्टम चाहिए। ग्रीन मेथानॉल इज ऑलमोस्ट अ ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट फॉर VLFSO, ठीक है। तो यहाँ पे जो लो सल्फर फ्यूल ऑयल का हम यूज़ कर रहे हैं उसका एक अच्छा रिप्लेसमेंट कौन है, ग्रीन मेथानॉल है, ठीक है। इसको एम्बियंट टेम्परेचर पे स्टोर करके रखने की ज़रूरत है इन द लिक्विड फॉर्म, ओके, और ये वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल के तौर पे हमें मिल सकता है, ठीक है। ऑलरेडी मोर देन 360 शिप केबल्स ऑफ ऑपरेटिंग ऑन मेथानॉल आर आइदर इन सर्विस और इन ऑर्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने ये जो ऑपरेटिंग यहाँ पे जो आपके मेथानॉल से ये कितने ऑपरेटिंग और कितने यहाँ पे सर्विस और ऑर्डर में है, तो ये लगभग 360 शिप के आसपास ये केबलिंग है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मेजर कंटेनर्स में इसके नाम दिए गए हैं, तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। 100% सस्टेनेबल ई मेथानॉल एज अ बंकर कॉस्ट अराउंड 1950 $1,950 per ton in February in Singapore while VLSFO average at 560 per tons, ठीक है। तो ये आप लोगों को डाटा लिख लेना है। इंडिया ने कमिट किया है कि डीकार्बनाइज यहाँ पे अपने जो डोमेस्टिक शिपिंग से उसको डीकार्बनाइज करेंगे। Plans have been made for supporting domestic container ships using green fuels as well as creating green fuel bunkering points such as at Tuticorin, Bio, Chidambaram ports and Kandla, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए we are also contacting with Singapore जो कि यहाँ पे फ्यूल स्टेशन है फॉर ग्लोबल फ्यूल शिपिंग फ्यूल का, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन फ्यूल का यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे कौन करता है, सिंगापुर करता है। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो लुकिंग एट द प्रोडक्शन एंड सप्लाइंग ग्रीन फ्यूल टू सिंगापुर ऑल्सो। तो हमने वहाँ पे प्रोडक्शन और सप्लाइंग का ये सारी जो सोर्स है वो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आज की डेट में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ चीज़ें कर रही हैं। सोलर पैनल और इलेक्ट्रोलाइसिस टू मेक ग्रीन फ्यूल नीड टू बी मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मतलब कि देखिए ओवरऑल इस आर्टिकल का मतलब यही है कि हमें अगर डीकार्बनाइज करना है ग्लोबल शिपिंग को और हमारी खुद की शिपिंग्स को अगर डीकार्बनाइज करना है तो कुछ स्टेप्स लेने होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सोलर पैनल्स और जो इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं इंपोर्ट करने होंगे अदर कंट्री से, ओके। साथ ही साथ इंडिया का जो सोलर एनर्जी रिवॉल्यूशन है हाउएवर इज अ मॉडल ऑफ हाउ सॉवरेन गारंटी एंड पॉलिसी स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क्स कैन ड्राइव द एडॉप्शन ऑफ ग्रीन फ्यूल, ठीक है। तो ये एक रोल मॉडल है, ये आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर नीडेड फॉर एट टू स्केल ग्रीन मेथानॉल रोल आउट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स स्कीम्स है फॉर इलेक्ट्रोलाइजर्स कैन रिलीव सप्लाई चेन बॉटलनेक्स बाय टेलराइजिंग वैल्यू चेन्स एंड लीसनिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे करने के बाद आप देखेंगे कि जो ग्रीन फ्यूल है वो इंडिया में ईजिली एक्सेसिबल हो सकता है, ठीक है। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। Moving on to the next important news, the need to protect India's linguistic secularism. According to 2011 census, India has 121 languages and 270 mother tongues, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। India's
डाइवर्सिटी इन रिलीजन एंड लैंग्वेज इज वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर विच प्रोटेक्ट्स द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द नेशन इंश्योरिंग इट्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटीज। ठीक है, तो इंडिया का जो डाइवर्सिटी है रिलीजन में और लैंग्वेजेस में, ये वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर है जो कि प्रोटेक्ट करता है इंडिया का सेकुलर जो कैरेक्टर को और इंश्योर करता है यूनिटी और इंटीग्रिटी को। बट वाइल रिलीजन एंड लैंग्वेज आर द टू मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ एनी कल्चर्स। ठीक है, तो किसी कल्चर के लिए रिलीजन और लैंग्वेज दो मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट है। दे आर ऑल्सो द प्रीडोमिनेंट क्रॉस कल्चरल बैरियर्स। ओके, तो ये भी है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ओके, दिस इज क्लियरली विजिबल इन रिसेंट कम्युनल टेंशन एंड द वायलेंस इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये हमने महाराष्ट्र में जो हमें वायलेंस देखने को मिला, टेंशन देखने को मिला, कम्युनल टेंशंस, इसमें यह क्लियरली विजिबल है। सेकुलरिज्म इन इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द वेस्ट प्रैक्टिसेस। व्हेन द कंसेप्ट ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड इन द मिड 19th century, it was explained that there should be a complete separation between the state and religion, what criticizing any of the prevalent religious belief. India too accepted this notion and incorporated in the concept of the constitution in the form of right to the religious freedoms. ठीक है, तो यहाँ इंडिया ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड कर दिया। These rights are based on the principle of religious tolerance और equality। ठीक है, तो ये जो राइट्स हैं किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है? रिलीजियस टॉलरेंस और इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। एवरी पर्सन हैज इक्वल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड प्रैक्टिस प्रोपोगेट दिस रिलीजन्स। ठीक है, तो हर एक पर्सन के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है? प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है अपने रिलीजन को। दिस मेक इंडिया ट्रूली सेकुलर एज द स्टेट डज नॉट हैव एनी ओन रिलीजन्स। ठीक है, तो ये इंडिया को एक सेकुलर बनाता है क्योंकि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। हाउएवर द यूनिक एस्पेक्ट ऑफ द इंडिया सेकुलरिज्म इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द रिलीजन बट इट ऑल्सो कंसर्न विद द लैंग्वेज। ठीक है, तो ये लैंग्वेज को भी यहाँ पे कंसर्न है। साथ ही साथ मैं आप सभी को ये बता दूं कि दिस इज द रीजन वाई वी डू नॉट एंड कैन नॉट हैव नेशनल लैंग्वेज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इंक्लूड 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए 8th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 22 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है। ओके, आर्टिकल 343 के बारे में और आर्टिकल 229 के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बारे में बता देता हूं, इसको लिख लीजिएगा। आर्टिकल 343 इंश्राइन करता है दैट ऑफिशियल लैंग्वेज इन द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये इंश्राइन करता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन में क्या होना चाहिए? हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट में होना चाहिए। द स्टेट आर फ्री टू चूज देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, स्टेट के पास अपने खुद के यहाँ पे राइट्स हैं और फ्री हैं वो कि कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। ओके, आर्टिकल 29 क्या इनकॉर्पोरेट करता है? दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव राइट्स टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर एंड दैट ऑफ लैंग्वेज कैन नॉट बी ऑन द ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल 29 ये इंडिया के जो सिटीजन है उनको पावर देता है इंक्लूडिंग द माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ द इंडिया कि अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर्स को वो प्रमोट कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडिया हैज 121 लैंग्वेजेस, 270 मदर टंग्स। तो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और फाइनली द सेंसस सेज दैट 121 लैंग्वेजेस आर प्रेजेंट इन 2 पार्ट्स। ठीक है, तो 121 जो लैंग्वेज है उसको 2 पार्ट में प्रेजेंट किया जाता है। एक वो जो यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड किया गया है 8th शेड्यूल में, और एक लैंग्वेज वो जो कि यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। SCO स्टूडेंट कॉम्प्रोमाइज ऑन टेररिज्म सेज जयशंकर। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी ने यहाँ पे कहा है कि SCO के जो मेंबर्स हैं उनको टेररिज्म के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इन्होंने पहलगाम जो टेरर अटैक है जो कि 22 अप्रैल को कैरिड आउट किया गया इन जम्मू एंड कश्मीर, इन्होंने कहा कि वो एक्चुअली हुआ है किस लिए? जो जम्मू एंड कश्मीर की जो इकॉनमी है उसको यहाँ पे स्थगित करने के लिए, साथ ही साथ लोगों के बीच में रिलीजियस डिवीजन के लिए किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ऑफकोर्स यहाँ पे हमने देखा कि जो टेररिस्ट थे वो यहाँ पे लोगों के जाति धर्म को पूछ के मार रहे थे उनको। ठीक है, तो जो SCO का फॉर्मेशन हुआ था, इसका फाउंडेशन हुआ था, ये 3 चीज़ों पे हुआ था। टेररिज्म को एलिमिनेट करना, सेपरेटिज्म को ख़त्म करना और एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करना। बट हमने ये तीनों चीज़ें कहाँ पे देखी? पहलगाम अटैक में देखी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। म्युनिसिपल जो वर्कर्स हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग एनुमरेशन फॉर्म्स इन पटना, और ये सिर्फ किसको अथॉरिटी है? बूथ लेवल ऑफिसर को अथॉरिटीज़ हैं कि ये जाके रेसिडेंट्स के पास जो है फॉर्म है उसको हैंड ओवर करेंगे। साथ ही साथ जब उनके पास वापस से फॉर्म फिल्ड करके सबमिट करते हैं तो वो उस रिसिपिएंट को क्या करेंगे? रिसिप्ट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस आर्टिकल में यही है कि यहाँ पे एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है अरविंद कुमार झा। इन्होंने ये फॉर्म्स भर के सबमिट किया और इन्होंने सबमिट किया बट इनको कोई भी यहाँ पे
रिसिप्ट नहीं मिला। और इन्होंने बताया कि यहाँ पे इस टाइप का एनुमरेशन फॉर्म को भर के कोई फ़ायदा नहीं है। आई डोंट नो व्हाट द वैल्यू दिस एनुमरेशन फॉर्म हैज़ here in a locality of the state capital when a sweeper distributes and collect forms with no receipt it's create a serious doubt in our minds। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें बताती हैं। ऑफ कोर्स ऑपोजिशन भी इस चीज़ के ऊपर सवाल उठाए हैं कि इसकी वैलिडिटी क्या है और इसका यहाँ पे ये यहाँ पे इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक टाइप का डाउट क्रिएट करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, गवर्नमेंट के डाटा शो करते हैं फॉल इन वुमेन एट वर्क इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, तो अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में यहाँ पे हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला है और इट इज़ अमंग द पीपल एज 15 एंड अबव। और जून के महीने में आप देखेंगे कि इट रिमेन्ड एट 5.6% और इसमें मई के महीने से हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। तो वुमेन लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन है बोथ इन रूरल और अर्बन एरियाज इट डिक्रीज बाय 1 पॉइंट। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट से डिक्रीज हुआ है इन जून एज पर कंपेयर टू मई। तो यहाँ पे आप इस चीज़ के रिगार्डिंग डाटा को अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, बाकी वी आर नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल। ठीक है, तो ये जो डाटा है ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा रिलीज़ किया गया और इसको कौन यहाँ पे मॉनिटर करता है, स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री इस चीज़ को मैनेज करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, 97% अनटचेबिलिटी केसेस आर पेंडिंग इन कोर्ट सेज गवर्नमेंट रिपोर्ट। गवर्नमेंट रिपोर्ट में यहाँ पे पता चलता है कि 97% जो अनटचेबिलिटी के जो केसेस है वो पेंडिंग से कोर्ट में, इसके ऊपर कोई ट्रायल नहीं हुए, ट्रायल हुए हैं तो बहुत कम इसके ऊपर यहाँ पे एक्शंस लिए गए हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे तो एक्विटल जैसे एक्शंस है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अ टोटल ऑफ 13 cases were registered under PCR acts across the country in 2022। ठीक है, और ये इसमें हमें 2021 में डिक्लाइन देखने को मिला, 2020 से भी हमें केसेस में डिक्लाइन देखने को मिला। और ये आप सभी को बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर से 5, कर्नाटका से 5, महाराष्ट्र से 2, हिमाचल प्रदेश से 1 एंड ऑफ दिस 51 केसेस pending with the police in 2022 including those from the previous year, चार्जशीट व फाइल इन 12। ठीक है, तो 50 केसेस में यहाँ पे देखेंगे कि चार्जशीट 12 ही केसेस में फाइल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स हमारे जो देश है इसमें यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है और इसको यहाँ पे लेके कुछ ना कुछ सरकार को करना होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, बिजनेस सेक्शन में कोई है नहीं, सो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी टू क्विट इजराइल गवर्नमेंट ओवर मिलिट्री ड्राफ्ट लॉ। ठीक है, तो मिलिट्री ड्राफ्ट लॉ को लेकर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो पार्टी है ये इजराइल गवर्नमेंट को क्यूट कर रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसी के पैरेलल में है, वेस्ट बैंक विटनेस्ड द लार्जेस्ट डिप्लेसमेंट सिंस 1967 सेज यूएन। ठीक है, तो यूएन ने यहाँ पे कहा कि वेस्ट बैंक अब तक का सबसे लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट का हमें वहाँ पे विटनेस देखने को मिला है सिंस 1967। और यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत बुरी तरीके से डिस्प्लेस्ड हुए हैं। ठीक है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो पीपल हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं विच रेज द कंसर्न अबाउट द पॉसिबल इथनिक क्लीनिंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।